हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेस क्लाउड लर्न टू लीड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 11 मार्च 2022 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 11 मार्च 2022 का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इंडिया का रैंक क्या है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के अंदर। ये डेमोक्रेसी इंडेक्स नहीं है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये है वी डेम की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है वी डेम, एक स्वीडन बेस्ड जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। और ये स्वीडन बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। और वी डेम का मतलब है वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी। और उसके अकॉर्डिंग इंडिया का इस इंडेक्स के अंदर जो रैंक है वो कौन सा है, 93rd है। और टोटल कितनी कंट्रीज को इसमें आंका गया है, 179 कंट्रीज को इसमें आंका गया है। तो इंडिया का रैंक 93rd है। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको प्रिपेयर किया है, वी डेम ने इसको प्रिपेयर किया है, जो कि एक स्वीडन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और पूरी रिपोर्ट का नाम है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। किस तरह से डिक्टेटरशिप में ज्यादातर कंट्रीज जो है वो जा रही हैं, या अगर डेमोक्रेटिक भी हैं तो वहां पे भी रूल्स इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि वो कंट्रीज जो हैं वो क्या बनती जा रही हैं, वो कंट्रीज जो हैं वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होती जा रही हैं। तो इंडिया भी उन टॉप 10 कंट्रीज में से आ चुका है जहां पे डिक्टेटरशिप जो है वो बढ़ती जा रही है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप सारी कंट्रीज को आंकोगे तो टॉप 10 कंट्रीज में जो है वो इंडिया भी उसमें नाम लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज, बेलारूस, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, वेनेजुएला, ये कंट्रीज जो है वो मोस्ट ऑटोक्रेटिक कंट्रीज के तौर पे जानी जाती हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब जिसको जो है वो आप कह सकते हो कि अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश जो है वो की जाती है। तो ये बहुत ही एक गलत संदेश जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल से जो है वो जाता है इंडिया के प्रति, जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल में जब लीडर्स इस रिपोर्ट के बारे में देखेंगे तो एक गलत संदेश जो है वो इंडिया के बारे में जा सकता है। तो इंडिया को टॉप 10 ऑटोक्रेटाइजर्स के लिस्ट में रखा गया है पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब है कि इंडिया ऑटोक्रेटिक की तरफ जा रहा है डेमोक्रेसी से हटके। लेकिन जो टॉप 5 डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर कंट्रीज हैं वो है स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टारिका और न्यूजीलैंड। बहुत ही अच्छी कंट्रीज, करप्शन फ्री कंट्रीज, तो आप कह सकते हो इनका रैंक जो है वो ऊपर रखा गया है। और इंडिया जो है वो उन बॉटम 40 से 50% कंट्रीज में से आता है जो कि लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में बिल्कुल लास्ट में है। तो उन 40 से 50 कंट्रीज में से इंडिया आता है। और अगर आप सिर्फ साउथ एशिया को भी देखोगे तो इंडिया जो है वो श्रीलंका से पीछे है। श्रीलंका का 88 रैंक है। नेपाल से पीछे है, नेपाल का 71 है। भूटान से पीछे है, भूटान का 65 है। पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया ऑलमोस्ट सारी साउथ एशियन कंट्री से जो है वो पीछे है। और पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा इंडिया से पीछे, 117 रैंक है पाकिस्तान का इस लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के साथ, क्योंकि जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से दिया जाता है। और उसमें टोटल 165 नेशंस को आंका जाता है, दो साथ में टेरिटरीज भी ली जाती हैं, तो 167 नेशंस में से उनको आंका जाता है। और इंडिया का रैंक उसमें जो 46 है दोस्तों। ये है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से निकाला जाता है। ये आपने जरूर याद रखना है। और जो बाकी आप रैंक देख रहे हो, जैसे 83rd आप देख रहे हो, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है दोस्तों। पासपोर्ट इंडेक्स जो रिसेंटली रिलीज किया गया 2022 का, इसमें इंडिया का रैंक जो है वो 83rd है। टॉप कंट्री और हर बार जो है वो कौन सी रहती है, जापान रहती है। और 85th भी आपने याद रखना है, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है दोस्तों। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 का, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। और इसमें इंडिया का रैंक 85th है। इसमें टॉप कंट्री जो है वो न्यूजीलैंड है, इसमें फिनलैंड है और डेनमार्क। तीनों का स्थान जो है वो एक साथ था, तो तीनों कंट्रीज आपको याद रखनी होंगी। तो याद रखना है सारी रैंकिंग्स जो भी मैंने आपको बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी सिटी ने टॉप किया है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हब के तौर पे डिजिटल शॉपिंग कंपनीज की लिस्ट के अंदर 2021 में? मतलब जो डिजिटल शॉपिंग कंपनीज हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ पे करती हैं, कौन सी जगह पे अपनी ऑफिस को खोलते हैं, कौन सी जगह पे अपने लॉजिस्टिक सेंटर को खोलती हैं, तो वो जगह जो है वो फेवरेट बन गई है, वो है बेंगलुरु दोस्तों। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो अगर आप विद इन इंडिया देखोगे, बेंगलुरु जो कि कर्नाटका के अंदर है, पूरी लिस्ट के अंदर उन्होंने टॉप किया है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिजिटल शॉपिंग के तौर पे जो हो रही हैं 2021 के अंदर। तो याद रखना है। और पूरे अगर वर्ल्ड वाइड आप कंट्रीज को देखोगे तो इसमें इंडिया का रैंक जो है वो दूसरा है, क्योंकि पहले रैंक पे कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
तो आप देख सकते हो इंडिया रैंक सेकंड फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग एंड बेंगलुरु ने इस लिस्ट के अंदर टॉप किया। और अगर आप वर्ल्ड वाइड भी इस लिस्ट को देखोगे तो बेंगलुरु ने इसको जो है वो टॉप किया है। बेंगलुरु ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलरेडी जो है वो ट्रिपल हो चुकी है, क्योंकि अगर आप 2020 में देखोगे बेंगलुरु के अंदर $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो हुई थी। $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कौन सी चीज के लिए हुई थी? डिजिटल शॉपिंग कंपनीज के द्वारा की गई थी। लेकिन अब जो है वो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ के बहुत ज्यादा हो चुकी है और इसमें बहुत ज्यादा राइज जो है वो बेसिकली देखा गया है। और दूसरे स्थान पे जो है वो न्यूयॉर्क सिटी, अगर आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखोगे, तीसरे स्थान पे सैन फ्रांसिस्को है, चौथे स्थान पे लंदन है और पांचवें स्थान पे बर्लिन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रिपोर्ट जो तैयार की है ये लंदन एंड पार्टनर्स की तरफ से तैयार की गई है, जो कि एक कंपनी का डाटा, इन्वेस्टमेंट डाटा उठाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट डाटा उठाया गया dealrom.co का। और ओवरऑल अगर आप देखोगे ग्लोबल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डिजिटल शॉपिंग के अंदर जो है वो डबल हो चुका है, क्योंकि कोविड के बाद जो है वो लोग डिजिटल शॉपिंग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं रेदर देन फिजिकल शॉपिंग के। तो इसलिए डिजिटल शॉपिंग में इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है, वेंचर कैपिटल जो है वो बढ़ रहे हैं, 2 या 3 कंपनीज मिलकर अलग अलग यूनिट्स खोल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग जगह पे। तो पेंडेमिक के कारण जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है। तो अगर आप इसका एक डाटा उठाओगे भी तो ये देखने को मिलेगा कि 175% के आसपास आपको ग्रोथ जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगी। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हब है डिजिटल शॉपिंग कंपनीज के लिए। बहुत बड़ी बात है, इंडिया दूसरे नंबर पे आता है और इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग कर रहे हैं, खास करके डिजिटल शॉपिंग के लिए। और ग्लोबल वेंचर कैपिटल में अगर आप देखोगे तो 140 बिलियन जो है वो इतना रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने हासिल किया, जबकि इससे पहले सिर्फ $68 बिलियन ही जो है वो इन्वेस्टमेंट थी वेंचर कैपिटल के अंदर। तो याद रखना है पहला स्थान किसका है? बेंगलुरु का है। और अगर इसमें आप दूसरा स्थान तीसरा स्थान याद रखना चाहते हो वो भी रख सकते हैं। अगर इंडिया के लेवल पे देखते हैं, इंडिया के लेवल पे गुरुग्राम जो है वो दूसरी पोजीशन पे है, अदरवाइज इसका ओवरऑल जो है वो रैंक 7th है। और तीसरे स्थान पे जो है वो मुंबई है, लेकिन अगर ओवरऑल रैंक अगर आप मुंबई का देखोगे तो वो कौन सी पोजीशन पे है? 10th पे। लेकिन इंडिया में ये सेकंड पे और ये कौन सी पोजीशन पे? 3rd पे। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु बिकेम द 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है कि 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर जो है वो इंडिया की कौन बनी है। तो ये आपने याद रखना है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? प्रियंका नोटक्की। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। सिर्फ 19 साल की हैं ये और कहाँ से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। एग्जैक्ट प्लेस है विजयवाड़ा से ये बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने अपना वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर का जो लास्ट नॉर्म है, जो फाइनल नॉर्म है, वो जीत लिया, क्योंकि रिसेंटली 47th नेशनल वुमेन चैंपियनशिप जो है वो हो रही थी भुवनेश्वर के अंदर, तो उसमें इन्होंने तीसरा स्थान जो है वो हासिल किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रियंका नोटक्की को, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं और 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर जो है वो बनी है। तो ये रिसेंटली MPL 47th नेशनल वुमेन चेस चैंपियनशिप हुई और ये कहाँ पे हुई? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। इसमें इन्होंने तीसरा स्थान जो है वो हासिल किया और ये इनका फाइनल वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर नॉर्म था जो इन्होंने जीत लिया है। और प्रियंका ने पहला वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर नॉर्म जो है वो जनवरी 2019 में जीता था। फिर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि कोविड का दौर जो है वो स्टार्ट हो गया। फिर इन्होंने सेकंड वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर नॉर्म जो है वो जीता, वो 2021 के अंदर जीता। तो 2 या 2 से ज़्यादा अगर आप वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर्स नॉर्म जीत जाते हो और साथ में अपनी रैंकिंग के अंदर सुधार करते हो, पॉइंट्स के अंदर सुधार करते हो, तो आपको फिर जो है वो ग्रैंड मास्टर का टाइटल जो है वो मिलता है। तो इसलिए ये 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर, एक तो नंबर जरूर आपने याद रखना है। और रिसेंटली एक टूर्नामेंट हुआ जिसका नाम है 47th नेशनल वुमेन चेस चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पे हुई है? भुवनेश्वर। ये भी आपको एग्जैक्ट प्लेस जो है वो पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें एक नाम और देख रहे हो, दिव्या देशमुख। ये दोस्तों 22nd वुमेन ग्रैंड मास्टर रही हैं इंडिया की और इन्होंने इस 47th नेशनल वुमेन चेस चैंपियनशिप को जीता भी है। मतलब विनर जो है वो इसकी कौन है? दिव्या देशमुख। आप यहाँ पे देख सकते हो, नेशनल वुमेन चेस चैंपियनशिप 2022 को जीतने वाली दिव्या देशमुख, और ये 22वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर भी रह चुकी हैं। तो अपने याद रखना है कि वुमेन ग्रैंड मास्टर टाइटल जो है वो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। ये लाइक आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल मास्टर्स के भी ऊपर है और फिडे मास्टर्स के ऊपर भी है ये टाइटल, मतलब उसके ऊपर इसको आंका जाता है। और ये फिडे की तरफ से दिया जाता है, आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की तरफ से दिया जाता है। और ये 2 या 2 से ज्यादा टाइटल जब जीत जाते हैं आप, अपने पॉइंट्स की टैली को मिला के साथ में 27 गेम्स जो है वो कवर होनी चाहिए, तब जाके आपको ये टाइटल मिलता है। और ये फर्स्ट इंटरनेशनल मास्टर जो है वो बनी थी 2021 में, ये भी आप जो है वो याद रख सकते हो। इनका पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल जो है वो 2021 में आया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि वुमेन ग्रैंड मास्टर टाइटल जो है
वो किसको मिला है? नाम इनका है प्रियंका नौटंकी। आपको पूछा जा सकता है कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। एक स्टैटिक क्वेश्चन है कि साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट किसको बनाया गया। इससे पहले जो है वो मून जाए इन थे, मतलब अगर आपको पूछ लिया जाए फॉर्मर कौन थे तो मून जाए इन थे। तो कोविड-19 के टाइम पर ये बहुत अच्छे से कोविड को मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए इनकी जगह पे नए प्रेसिडेंट को जो है वो चुना गया। इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की। तो मून जाए इन जो हैं वो पुराने थे, लेकिन अब नए चुन लिए गए हैं, जोन सुक-जियोल। तो याद रखना है आंसर क्या होगा? बी होगा। तो यहाँ पे आप उनका चेहरा देख सकते हो। साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? पीपीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, पीपल पावर पार्टी। याद रखना है पीपल पावर पार्टी ये एक कंजर्वेटिव पार्टी है जो कि साउथ कोरिया की पार्टी है। अब ये मई 2022 में जो है वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे, मतलब एज ए प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया बनेंगे। और आपने याद रखना है साउथ कोरिया की कैपिटल जो है वो सियोल है और करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी कंट्री को सिलेक्ट किया गया है एज ए थीम कंट्री 45th इंटरनेशनल कैलकाटा बुक फेयर के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन की तरह से याद रख सकते हो, क्योंकि ये 45th इंटरनेशनल कैलकाटा बुक फेयर जो है वो 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ और ये 13 मार्च को जो है वो क्या होगा? खत्म होगा। और इसको जो इसका उद्घाटन है वो चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और ये कलकत्ता हर एक साल के बाद जो है वो ये इंटरनेशनल बुक फेयर जो है वो जनरली आयोजन करता है, लेकिन काफ़ी टाइम से जो है वो हर साल ये हो रहा था, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए लास्ट ईयर इसको नहीं किया गया, तो एक साल के गैप के बाद किया गया है। अदरवाइज जब ये स्टार्ट किया गया था तब भी एक साल के बाद किया जाता था, लेकिन बाद में इसको 2-3 बार करने के बाद जो है वो इसको हर साल करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कोविड-19 के कारण पिछले साल जो है वो गैप डाला गया। तो इसमें जो थीम कंट्री है वो दोस्तों है बांग्लादेश। क्यों बांग्लादेश बनाया गया? क्योंकि बांग्लादेश अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है दोस्तों, 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो बांग्लादेश सेलिब्रेट कर रहा है, इसलिए इसमें थीम कंट्री जो है बांग्लादेश रखा गया है। और वैसे भी अगर आप देखोगे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एक ही था और बाद में 1971 की वॉर के बाद जो है वो ये डिवाइड हो गया। तो इसमें एक पर्सन थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको हम कहते हैं बांगा बंगू या बांगा बंधु के नाम से जाना जाता है उनको। तो उनकी 100th एनिवर्सरी भी मनाई जा रही है, तो इसलिए हम इस चीज़ को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए जो थीम कंट्री रखा है वो कौन सा रखा है? बांग्लादेश। तो 12 बुक्स इसमें ममता बनर्जी की जो लिखी हुई हैं उसको पब्लिश किया गया स्पेशली। और बांग्लादेश जो है वो थीम कंट्री है, और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड ने, जो कि कलकत्ता में है, उसने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। और ममता बनर्जी जी लास्ट 20 सालों के अंदर जो है वो 114 बुक्स जो है वो लिख चुकी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब बहुत ही अच्छी लेखिका भी हैं। तो जरूर याद रखना है कि थीम कंट्री कौन सी है, यही क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगला आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आरबीआई एक्ट के तहत रेगुलेट की जाएगी एज ए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तहत। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मेन मकसद यही होता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर सकें, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को आगे फाइनेंस प्रोवाइड कर सकें। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से आरबीआई एक्ट के अंदर जो है वो रेगुलेट किया जाएगा, जो रिसेंटली अप्रूव किया गया है? तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा, क्योंकि वैसे तो ये सारी की सारी जो है वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये तो बहुत पहले बनी हुई हैं। अगर रीसेंट की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को ये स्टेटस आरबीआई की तरफ से दिया गया है। तो आपने याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो है वो रेगुलेट किया जाएगा, सुपरवाइज किया जाएगा एज ए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आपने नाम जो है वो जरूर याद रखना है, नैफिड के नाम से आप इसको याद रख सकते हो। और ये सेक्शन 45L और 45N के तहत आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है एग्जामिनर तो यहाँ से बन सकता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे जो है वो बनाई गई है, ताकि डेवलपमेंट के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस किया जा सके लॉन्ग टर्म के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक्स को, खास करके किसको? कमर्शियल बैंक्स को। और साथ में कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड इसलिए करती है ताकि आगे वो लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए लोन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। लेकिन बैंक की तरह डीएफआईज जो हैं या जो हमारे डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आप कह सकते हो डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती, मतलब इसके पास लोग जो है वो आके पैसे जमा नहीं करवाते, तो इनकी तरफ से जो है वो आगे फाइनेंस दिया जाता है।
और ये 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इससे पहले आप कह सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम एग्जिम बैंक कह देते हैं। नाबार्ड है इसके बाद, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल हाउसिंग बैंक है, और एक हमारे पास सिडबी है। ये सारे के सारे एक तरह से डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे डेवलप की गई हैं। तो ये 5वीं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और बहुत ही फेमस बैंकर केवी कामत जो है वो इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। ये आपने जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, ये आपने जरूर याद रखना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टार्टिंग में 100% हिस्सा अपने पास ही रखेगी, लेकिन धीरे धीरे करके जो है वो 26% तक जो है वो इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। मतलब 26% जो हिस्सा धीरे धीरे करके इसमें से निकाल लिया जाएगा। और ये एज ए कॉर्पोरेट बॉडी जो है वो सेटअप की गई है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपीस की शेयर कैपिटल के साथ जो है वो इसको स्टार्ट किया जाएगा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो 2 तरह के, एक तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, एक डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव का मतलब है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पैसे को लेंड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे या इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे अलग अलग जगह से, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट जो है वो हो सके। डेवलपमेंटल के बेसिस पे देखें कि ये बॉन्ड्स के बेसिस पे लोन्स या डेरिवेटिव या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे, मतलब लोन जो है वो आगे प्रोवाइड करेंगे। तो इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स की तरफ से चलाया जाएगा, जिसमें एक जो है वो कौन होंगे, चेयरपर्सन होंगे। चेयरपर्सन मैं पहले बता चुका हूं कौन बने हैं, केवी कामत बने हैं, और अभी रिसेंटली चेयरमैन बनाए गए हैं, तो इसलिए आपने जरूर नाम याद रखना है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, 3 जो है वो डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, 2 इसमें डायरेक्टर्स होंगे जो सरकार की तरफ से अपॉइंट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और 3 और डायरेक्टर्स होंगे जो कि शेयर होल्डर्स की तरफ से अपॉइंट किए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, जैसे ही गवर्नमेंट इसको स्पेसिफाई करेगी। लेकिन याद रखना है, एक चेयरमैन, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, 3 डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर्स होंगे जिसको सरकार अपॉइंट करेगी, 3 जो है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये सारी चीजों के साथ, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डायरेक्ट टू होम ब्रांड ऑफ डिश टीवी। और आपने याद रखना है कि जो D2H जो है वो एक ब्रांड है डिश टीवी का। डिश टीवी आपको पता है डायरेक्ट टू होम एक DTH ब्रांड है, तो उसके बेसिस पे किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इस D2H प्लेटफॉर्म का। और रिसेंटली बनाया गया ये ऋषभ पंत को, बहुत ही फेमस क्रिकेटर, विकेट कीपर, तो इनको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। तो आप देख सकते हो एज ए ब्रांड एम्बेसडर वो 360 डिग्री जो मतलब पूरे इंडिया लेवल पे जो है वो अलग अलग प्रोग्राम्स को होस्ट करेंगे, ताकि इस D2H ब्रांड को प्रमोट किया जा सके, जो कि किसका है, डिश टीवी का है। तो ये 2 साल के लिए जो है वो बेसिकली प्रमोट करेंगे। और डिश टीवी और भी कई DTH कंपनीज चलाती है, जैसे कि डिश टीवी, जिंग हो गया, D2H हो गया, तो इनके अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए जाते हैं। लेकिन डिश टीवी के मेन ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान। शाहरुख खान जो है वो पेरेंट कंपनी डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो स्टैटिक क्वेश्चन है, स्लाइड से ही इसको याद रख सकते हो। अगला है हु ऑथर्ड ए न्यू बायोग्राफी, जिसका नाम है सोली सौरभ जी, लाइफ एंड टाइम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोली सौरभ जी कौन है, और इनकी रिसेंटली 92nd बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मनाई जानी है। तो इनकी न्यू बायोग्राफी जो है वो लॉन्च की जाएगी। तो अप्रैल 2022 में जो है वो इनकी ये नई बायोग्राफी जो है लॉन्च की जाएगी, जिनका नाम है सोली सौरभ जी, लाइफ एंड टाइम्स। और सोली सौरभ जी जो है वो एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इनको बाद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो कि एक बहुत ही खास शख्स होता है जो कि सरकार के मैटर्स, लीगल मैटर्स को देखता है। और ये बुक दोस्तों लिखी है अभिनव चंद्रचूड़ ने। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, बी होगा। तो याद रखना है, बहुत ही फेमस एडवोकेट हैं, लीगल स्कॉलर हैं अभिनव चंद्रचूड़। और इस बुक को पब्लिश किसने किया है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की तरफ से इसको पब्लिश किया गया। आप देख सकते हो सोली सौरभ जी, बुक का नाम लाइफ एंड टाइम्स, एक बायोग्राफी है इनके बारे में, और अभिनव चंद्रचूड़ ने इस बुक को लिखा है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं दोस्तों, एक बार नहीं 2 बार रह चुके हैं। एक बार तो 1989 से 90 तक रह चुके हैं, एक बार 1998 से लेकर 2004 तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पास प्राइम मिनिस्टर थे। और बुक हाईलाइट्स करता है पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल लाइफ सोली सौरभ जी की, उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उनकी जर्नी कि किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस की लॉ के तहत, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स में वो गए। उसके बाद जो है वो फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने किस तरह से डिफेंड किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, किस तरह से राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में वो लड़े। तो ये सारी चीजें जो है वो इस बुक के अंदर स्पेशली हाईलाइट जो है वो की गई हैं। तो सोली सौरभ जी कौन थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, और ये उनकी बायोग्राफी लिखी है अभिनव चंद्रचूड़ ने। ये नाम आपने जरूर याद रखना है। लेकिन बाकी जो नाम देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जयंता घोषाल का नाम आप देख रहे हो, जयंता घोषाल ने बुक लिखी है ममता बनर्जी जी के ऊपर, और नाम है उसका ममता बियॉन्ड 2021। चंद्रचूड़ घोष, इन्होंने बुक लिखी है बोस, टाइटल है बोस,
और इसका आप कह सकते हो ये बायोग्राफी है एक तरह की, या आप कह सकते हो अनटोल्ड स्टोरी है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, और इसकी कैप्शन भी यही है, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। सुभाष चंद्र गर्ग, इन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर एक बुक लिखी है कि $10 ट्रिलियन ड्रीम जो है वो इंडिया किस तरह से अपनी इकोनॉमी को बना सकता है, उसके बारे में लिखा, और बुक का शीर्षक भी यही है, द $10 ट्रिलियन ड्रीम। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। who partner with Credit AI financial technological company to launch a contactless co-branded credit card on the Visa network platform। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्रेडिट एआई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो किस चीज़ की कंपनी है, तभी आप जान पाओगे कि ये क्रेडिट कार्ड जो किसके लिए निकाला गया है। क्योंकि ये एक सिंगापुर बेस्ड या बेंगलुरु बेस्ड आप कह सकते हो एक फार्मर डिजिटाइजेशन कंपनी है। फार्मर्स को एक डिजिटलाइजेशन के थ्रू जो है वो नई मेथड्स, नई चीज़ें बतानी, उसको उसके लिए इस कंपनी का निर्माण जो है वो किया गया था, क्रेडिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल फर्म का। और ये फार्मर्स को डिजिटाइज करने में हेल्प करते हैं, तो इसलिए इनकी सहायता से को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो निकाला जाएगा वीज़ा नेटवर्क के ऊपर। और ये बैंक है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये टाई अप किया है बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की तरफ से, क्योंकि वो फुली ओन्ड सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो इस कंपनी के साथ टाई अप किया ताकि एक उन्नति नाम का एक कॉन्टेक्टलेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड निकालेंगे ताकि फार्मर्स को ये बेनिफिट कर सके। तो अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया है। तो उन्नति क्रेडिट कार्ड जो है वो पहले लॉन्च किया गया था कर्नाटका के अंदर, बाद में अब धीरे धीरे करके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या और स्टेट्स में किया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हो कि सबसे पहले इसको साउथ इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया। तो जो क्रेडिट एआई की मोबाइल एप्लीकेशन है, जो उनकी जो शॉप मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को जो है वो बेचा जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है वो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो उन्होंने इनपुट्स खरीदनी है वो परचेज कर सकते हैं। और साथ में जो इनपुट सेल शॉप्स उनकी बनी हुई है, फिजिकल स्टोर्स जो हैं उनके, वहां पे वो इनपुट जो भी सामान डालना चाहते हैं वो इस क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये कार्ड जो है वो फार्मर्स को एम्पावर करेगा, किसानों को एम्पावर करेगा कि एग्रीकल्चर इनपुट जो है वो उनके पास कोई कमी ना रहे, वो पहले जो है वो उसको खरीद सकते हैं। बाद में जैसे ही कल्टीवेशन हो जाएगी, उसका पैसा जब भी आएगा तो वो क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा सा सिस्टम जो है वो इसके थ्रू किसानों का बन सकता है। और इसमें क्रेडिट लिमिट जो है वो पहले जो है वो छोटी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जो है वो फार्मर्स इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है वो टाई अप हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में याद रखोगे, खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को याद रखोगे। 1994 में इस फाइनेंशियल सॉल्यूशन का निर्माण किया गया था और एमडी और सीईओ शैलेंद्र सिंह हैं। शैलेंद्र सिंह, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी यूनियन टेरिटरी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म, और ये स्टूडेंट्स के लिए हैं उस यूनियन टेरिटरी के। तो डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है वो पुडुचेरी ने लॉन्च किया, और पुडुचेरी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन, उन्होंने इसको लॉन्च किया, जो कि साथ में तेलंगाना की भी गवर्नर हैं। तो आप देख सकते हैं तामिलिसाई सौंदरराजन, उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ पुडुचेरी का, और साथ में कौन सा बैंक है इसमें, एक्सिस बैंक। ये जरूर याद रखना है बैंकिंग स्टूडेंट्स ने। और इस प्रोग्राम के तहत जो यूनियन टेरिटरी के छात्र हैं उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाएगा, उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, और वो कक्षा पहली से लेके कक्षा 12 तक के सारे बच्चों का रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन जो है वो एंटर कर दिया जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 2.4 लाख बच्चे जो है वो इस यूनियन टेरिटरी में इस टाइम पे पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक पढ़ रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उनकी पर्सनल डिटेल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स की वो पोर्टल पे ऐड कर देगा, ताकि हेल्थ रिकॉर्ड्स जो है वो सारे के सारे अप टू डेट जो है वो ऑनलाइन रहें। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो इस डाटा को अपलोड करेंगे स्टूडेंट्स की, जो कि एक पासवर्ड ड्रिवन होगा, और मतलब पासवर्ड से ही वो जो है वो फाइल ओपन हो सकती है, ताकि मेडिकल स्क्रीनिंग करने के टाइम पीरियड पे उनका सारा रिकॉर्ड उस पर जो है वो ऐड किया जा सके। और हेल्थ डिटेल्स को डॉक्टर्स देख सकते हैं, टीचर्स देख सकते हैं, या पेरेंट्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम, ताकि डिजिटाइज किया जा सके हेल्थ सिस्टम को। तो ये यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी है, इसके चीफ मिनिस्टर जो है एन रंगास्वामी है, याद रख सकते हो एन रंगास्वामी। और इनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मैं पहले बता चुका हूँ, डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन जी, जो कि गवर्नर हैं साथ में तेलंगाना की भी। लेकिन किरण बेदी जी के रेजिग्नेशन के बाद जो है वो डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन को एक्स्ट्रा या एडिशनल चार्ज जो है वो दे दिया गया था। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द ब्लू बुक, ए राइटर्स जर्नल। किसने इस बुक को लिखा है? और इस बुक को लिखा है बहुत ही फेमस इंडियन पोएट और राइटर अमिताभ कुमार ने। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, अमिताभ कुमार। इन्होंने इस बुक को लिखा है। बुक का नाम है द ब्लू बुक, राइटर्स जर्नल। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज,
और अमिताभ कुमार ने इस बुक को लिखा है। तो एक तरह से ये पेंटेड डायरी है, इसमें कई पिक्चर्स हैं और पूरा का पूरा कोलाज बनाया गया है। इसमें पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो है वो इसमें लिखी हुई है। कई तरह की पिक्चर्स इन्होंने ड्रॉ की हैं, खुद इन्होंने पेंट की हैं। इन्होंने कई टेरिफाइंग न्यूज़ जो हैं वो इंडिया के बारे में वो इसमें बताई हुई हैं। अलग अलग तरह के जो सीजन्स हैं उसके बारे में बताया हुआ है। हर रोज किन चीज़ों से खुश होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस जो हुई हैं उसके बारे में बताया हुआ है। फैमिली और फ्रेंडशिप के महत्व के बारे में बताया हुआ है। और आर्ट किस तरह से आपको बेनिफिट पहुंचा सकता है, किस तरह से आपको अंदर से आराम दे सकता है, उसके बारे में बताया हुआ। मतलब हर चीज़ के बारे में बताया हुआ है, लेकिन वो सारी चीज़ें पेंटिंग के जरिए जो है वो बताई गई हैं। मतलब इस बुक के अंदर आपको पिक्चर्स जो हैं वो बहुत अच्छी खासी मिलने वाली हैं। और इस बुक को पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस ने। आप देख सकते हो यहाँ पे लोगो, हार्पर कॉलिंस ने इसको जो है वो पब्लिश किया है। और ये आर्टिस्टिक रिस्पॉन्स है ऑथर का आज के वर्ल्ड को लेके, मतलब आज के वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हर चीज के बारे में इसमें बताया हुआ है। लेकिन बाकी जो नाम देख रहे हो आप, नरोत्तम शेख सरिया जी का नाम देख रहे हो, इन्होंने बुक लिखी है दी अंबुजा स्टोरी। याद रख सकते हो कौन सी लिखी है, दी अंबुजा स्टोरी। हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये बनी, उसके बारे में लिखा हुआ है। गौतम चिंतामणि, इन्होंने लिखी है द मिडवे बैटल। याद रख सकते हो मिडवे बैटल। ये मोदी जी के जो सेकंड टर्म स्टार्ट हुई 2019 में, उसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बालाकृष्ण माथुर, मधुर नॉट माथुर, इन्होंने बुक लिखी है एट होम इन द यूनिवर्स। एट होम इन द यूनिवर्स, ये बुक जो है वो बालाकृष्ण मधुर ने लिखी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, पिक्चर से करोगे। यूनाइटेड नेशन का पहला जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस मनाया गया, 10 मार्च को इसको मनाया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डे को हम पहली बार जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, पहली बार इसको मना रहे हैं। ये बेसिकली प्रमोट करता है फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एट ऑल लेवल्स ऑफ द जुडिशरी। मतलब जुडिशरी में वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़े और जितने मेन हैं उतने ही वुमेन हो, उतने ही राइट्स उनके पास हो। तो ये सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए ये मनाया गया है। और ये दिन साथ में ये भी कहता है कि वुमेन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, जो उनके लिए चैलेंजेस है उसको हमने पूरे करने हैं, तो उसके बारे में भी ये बताता है। लेकिन ये दिन मनाया जाना चाहिए, ये इनिशिएटिव कौन सी कंट्री ने लिया है, ये इनिशिएटिव जो वो कतर ने यूनाइटेड नेशन के अंदर उठाया था। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये दिन को सेलिब्रेट किया, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। और स्पेशली वुमेन को पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी कोर्ट्स हैं जहाँ पे वुमेन जज हैं चाहे वकील हैं, उनको इनवाइट किया गया कि इस प्रोग्राम के अंदर आप हिस्सा लें। और आपको पता होना चाहिए कि एम फातिमा बीबी, याद रख सकते हो आप नाम, एम फातिमा बीबी, जो कि केरला से बिलोंग करती थी, ये पहली फीमेल जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की। पहली फीमेल जज सुप्रीम कोर्ट की, केरला से बिलोंग करती थी। और मैं बात कर रहा हूँ 1989 की। फिर ये वहीं तक रही 1992 तक, क्योंकि ये 1992 में फिर रिटायर हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, कौन सी स्टेट है जिसने एक स्पेशल स्कीम अनाउंस की है। और स्पेशल स्कीम को अनाउंस के इस नाम से मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्प। और चा से आप याद रख सकते हो किसके बारे में बात हो रही है, चाय के बारे में बात हो रही है, टी प्लांटर्स के बारे में बात हो रही है, टी फार्मर्स के बारे में बात हो रही है। और ये स्कीम स्टार्ट की है त्रिपुरा ने। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कीम स्टार्ट की है, मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्प। और इसके लिए 85 मतलब 85 करोड़ रुपए जो है वो दिए हैं ताकि इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इसमें 7,000 जो चाय गार्डन वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब सोशल सिक्योरिटी का ये है कि उनको हाउसिंग, राशन या फाइनेंशियल सपोर्ट अगर चाहिए, जो भी चाय के बागान में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको सरकार प्रोवाइड करेगी। और साथ में उनको अलग अलग तरह की फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलनी चाहिए वो भी मिलेगी। जैसे अगर हम कहें कि उनको लैंड चाहिए, उनको घर चाहिए, तो सरकार उनको किसी न किसी स्कीम के तहत ये प्रोवाइड करेगी। या अगर उनका कोई टी गार्डन जो चाय का बागान था वो किसी तरह से वहाँ पे अब काम नहीं चल रहा है, तो वो उनको काम करने की वहाँ पे परमिशन देंगे, कुछ लीज लेके देंगे उनको। और आप कह सकते हो बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक पानी की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की है, घर में रहने की दिक्कत है, घर नहीं है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर, ये सारी फैसिलिटीज जो है वो सरकार प्रोवाइड करके देगी। हेल्थ इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड किया जाएगा, राशन कार्ड सरकार की तरफ से बनाए जाएंगे, पेंशन दी जाएगी। मतलब हर तरह की सोशल सिक्योरिटी जो है वो उनको सरकार की तरफ से दी जाएगी। और ये अलग तरह की स्कीम स्टार्ट की है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव। और गवर्नर है सत्यादेव नारायण आर्य। याद रख सकते हो सत्यादेव नारायण आर्य। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने दो एंटिटीज या दो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप किया है। दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशन ज्वेलरी से रिलेटेड है। एक है भारतीय स्वर्णकर संघ और एक है जमशेदपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन।
ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है ताकि ज़्यादा के ज़्यादा लोग जो है वो कमोडिटीज़ के बारे में समझें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करें या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में से इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कुछ मेंबर्स की मदद से जो है वो दोनों एंटिटीज के साथ मिलके जो है वो गोल्ड के बारे में लोगों को बताएगा कि किस तरह से आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हो, किस तरह से आप ऑनलाइन इसको सेल कर सकते हो। तो ये जो मेंबर्स हैं ये गोल्ड को हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोक्योर करने में हेल्प करेगा। मतलब ये जो दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो मेंबर्स होंगे ये हाईएस्ट क्वालिटी का गोल्ड जो है वो प्रोक्योर करेंगे और साथ में लोकल मार्केट में आप कह सकते हो कि इसको ऑनलाइन बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये भी साइन किया गया कि एजुकेट करना है कम्युनिटी को कि किस तरह से कमोडिटी में ट्रेडिंग के आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, किस तरह से आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने दो एंटिटीज के साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है हाउ मच रूफटॉप सोलर कैपेसिटी वाज एडेड बाय इंडिया इन 2021 अकॉर्डिंग टू मरकॉम इंडिया रिपोर्ट। तो कितनी सोलर कैपेसिटी रूफटॉप जो है वो इंडिया की तरफ से ऐड की गई 2021 में? ये की गई 1.7 गीगावाट, मतलब आप कह सकते हो 1700 मेगावाट तक की एनर्जी जो है वो इंडिया ने इंस्टॉल की है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की, और ये हाईएस्ट है दोस्तों अगर हम किसी भी साल के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर देखोगे 2020 में तो हमने सिर्फ 719 मेगावाट, जो मतलब 1 गीगावाट तक भी नहीं पहुंचे थे, 719 मतलब 719 मेगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी जो इंस्टॉल की थी। तो कितने परसेंट जो है वो इंक्रीज है? ये है 138%। कई जगह पे 136% लिखा होगा, लेकिन अगर आप ऑफिशियल साइट चेक करोगे मरकॉम इंडिया रिपोर्ट की इसको, तो उसमें 138 लिखा हुआ है। तो 138 ही याद रखना है क्योंकि ऑफिशियल 138 है। तो आप देख सकते हो इंडिया ने 1700 मेगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी को ऐड किया है 2021 के अंदर, और इसमें रेजिडेंशियल ज़्यादा है, कमर्शियल सेगमेंट जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप रेजिडेंशियल को इसमें देखोगे तो 35% है, अगर आप देखोगे इसमें कमर्शियल सेगमेंट को 33% रूफटॉप सोलर पैनल वो यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप इसको स्टेट वाइज देखोगे तो आपको गुजरात में सबसे ज़्यादा दिखेंगे, गुजरात का शेयर 27% है अगर आप रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन देखोगे। दूसरा स्थान इसमें महाराष्ट्र का और तीसरा जो है वो इसमें राजस्थान का है। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन जो कि है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट हम अभी कवर करके हटे हैं कर चुके हैं। पुडुचेरी का हम पॉइंट कर चुके हैं कि उन्होंने स्कूल्स का हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन अपडेट करना है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा जी, याद रख सकते हो नाम अगर आप मध्य प्रदेश से हो, जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने बजट को रिप्रेजेंट किया और टोटल बजट 2.79 लाख करोड़ का है, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर्स के बारे में बात की गई। फिर डेमोक्रेसी रिपोर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन यही था कि इंडिया का रैंक 93rd है और इंडिया किस तरह से डिक्टेटरशिप में जा रहा है, ऑटोक्रेटिक कंट्रीज में शामिल हो रहा है। प्रियंका नौटक्की के बारे में बात कर चुके हैं जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, वो 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया 10 मार्च को। तो दोस्तों याद रखना ये हर साल 10 मार्च को नहीं मनाया जाता किडनी डे, हर साल ये सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है, सेकंड थर्सडे मार्च के महीने में। तो इस बार 10 मार्च को आया तो 10 मार्च को मनाएगा, अगली बार ये 9 मार्च को आएगा तो 9 मार्च को इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो मेन इसका मकसद यही है कि किडनी की डिजीजेस को लेकर लोगों को एजुकेट करना और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, कौन कौन सी प्रिकॉशंस, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हम किडनी की बीमारियों से बच सकते हैं या उसको किस तरह से ठीक करना है। और इस साल का थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ब्रिज द नॉलेज गैप टू बेटर किडनी केयर। अगर लोगों को इसके बारे में पता होगा कि किस तरह से हमने ध्यान रखना है तो इसका मतलब हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये इस थीम का फोकस है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। कल के क्वेश्चन का जो आंसर है वो बताएंगे। डैश प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर टू द डिपॉजिट विद द बैंक इन आवर कंट्री। तो आपको पता है कि जितना भी पैसा आपका बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, चाहे वो सेविंग है, चाहे फिक्स डिपॉजिट है, चाहे रेकरिंग डिपॉजिट है, तो अगर बैंक कल को फेल हो जाता है या वो पैसे को डिपॉजिटर्स को नहीं दे पा रहा है तो आपका पैसा वो इंश्योर्ड है। लेकिन वो सारा का सारा पैसा इंश्योर्ड नहीं है, सिर्फ कितना इंश्योर्ड है? 5 लाख रुपए तक का पैसा जो है वो इंश्योर्ड है। वो एक कंपनी इस इंश्योरेंस को प्रोवाइड करती है और वो कौन सी है? DICGC। और DICGC का मतलब है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। पहले ये 2 लाख तक का ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले 1 लाख था, फिर 2 लाख कर दिया गया, 5 लाख तक का इंश्योरेंस जो है ये आपके अकाउंट के प्रति जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और ये DICGC की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। इस चीज को आपने याद रखना है। और क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है द एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एशिया की के लिए बनाया गया था
और इसका हेडक्वार्टर आपने बताना है कि कहाँ पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन 2-3 चीज़ें और बता दो कि करंटली प्रेसिडेंट कौन है इसके, कौन से ईयर में इसको बनाया गया, टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है, ये 3 चीज़ें साथ में और बतानी है। तो मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और बेल बटन को प्रेस कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों, अफेयर्स क्लाउड चैनल का ये प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे। आप 1 महीना मेरे कहने से करंट अफेयर लगातार पढ़ो भी ना, सुन के देखो, आप देखोगे कि आपके 1 महीने के बाद आपकी नॉलेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका है। ओनली करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं, जो हम साथ में स्टैटिक चीजें बताते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स कवर करवाते हैं, आपको पिछले करंट अफेयर्स भी साथ में ऑप्शंस के थ्रू रिवाइज करवाते रहते हैं, तो आपको ये डिफरेंस मिलेगा। और अगर आप साथ में पीडीएफ भी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, तो करंट अफेयर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अफेयर्स क्लाउड के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर किया करो, ताकि हर बच्चे को इसका लाभ मिल सके। और हम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इसको आपके तक प्रोवाइड करते हैं। हम कोई भेदभाव नहीं करते, सारी चीजें आपको सही तरीके से बताई जाती हैं। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेके उसको सॉल्व नहीं करोगे, धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम आप देखोगे लाइफ से वैसे ही निकल जाएगी। इसलिए लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, आप हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।